दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करें जिन्हें दुनिया कभी मौत के सौदागर के नाम से जानती थी और कालांतर में लोग उन्हें विश्व के सबसे बड़े लोकोपकारी वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। यहाँ बात कर रहा हूँ अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल यूँ तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, भी मैं थोड़ा बहुत उनका परिचय दे दूँ ताकि आपकी ताज़ा हो जाए। अल्फ्रेड नोबेल अल्फ्रेड नोबेल जो है एक रसायनज्ञ थे, अभियंता थे, कारोबारी भी थे और आविष्कारक भी थे। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इनकी पुण्यतिथि पर प्रति वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इन्होंने अब तक 335 पेटेंट अपने नाम किए हैं। ये आजीवन कुंवारा रहे हैं और जीवन भर विज्ञान का सेवा करते रहे हैं। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 सितंबर 1896 ईस्वी को इटली के सैन रेमो शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम इमैनुअल था, जिनका वे पेशे से अभियंता थे और एक आविष्कारक थे। इनकी माता का नाम कैरोलिना था, जो कि एक गृहिणी थी। इनके पिता पत्थरों को तोड़कर पुल बनाने का कार्य करते थे, इमारतें बनाते थे, इसके साथ साथ आविष्कार भी करते थे। इनके कुल 7 बच्चे थे, किंतु स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आगे चल करके मात्र 3 ही बच्चे जीवित रहे, जिसमें से अल्फ्रेड नोबेल एक है। जिस वर्ष अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था, उस वर्ष उनके पिता के कारोबार में काफ़ी गिरावट देखी गई, काफ़ी मंदी हुई और लगभग वे दिवालिया की कगार पर पहुंच गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने अपने पैतृक आवास को बेच दिया और जो पैसे आए उससे वे सोचे कि मुझे कुछ रोजगार करने चाहिए, कुछ अलग कारखाने या कुछ और काम करने चाहिए। वे अपनी पत्नी कैरोलिना को उनके बच्चों के साथ उसी शहर में, स्टॉकहोम शहर में उनका ससुराल भी था। स्टॉकहोम शहर में अल्फ्रेड का जन्म भी हुआ था। तो वे सोचे उसी शहर में अल्फ्रेड को उसके नाना के यहाँ परिवार सहित छोड़ गए और खुद वे चले गए रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग। वहाँ जाकर उन्होंने एक यांत्रिक कारखाना खोला और रूसी सैनिकों के लिए वे गन पाउडर, टारपीडो बनाने लगे। इसके अलावा कृषि यंत्र का भी निर्माण करने लगे। धीरे धीरे उनका कारोबार यहाँ पर चल पड़ा और वो पैसे कमाने लगे। जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो 1842 ईस्वी में वे अपने बच्चों को अपने पास ले गए और घर पर ही सभी बच्चों को शिक्षा दिया जाने लगा। उनके बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जाने लगी। अल्फ्रेड नोबेल पढ़ने में होशियार थे और जल्द ही उन्हें रसायन की अच्छी समझ हो गई। अल्फ्रेड नोबेल को रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान के साथ साथ साहित्य में गहरी रुचि होने लगी। चल के उन्होंने अंग्रेजी में कविताएं भी लिखी और इसके अतिरिक्त वो पिता के साथ उनके कार्य में हाथ भी बटाया करते थे। उनके पिता ने अल्फ्रेड को एक अभियंता की जो बारीक से बारीक जो गुण हो सकते हैं वो उसमें उन्होंने साझा किया, उसे बताया और इसी माहौल में पलते बढ़ते अल्फ्रेड को रसायन से एक बहुत गहरा रिश्ता हो गया और वो भी रिसर्च के सेक्टर में अपने पिताजी के साथ लगे। उनके पिता ने उन्हें एक केमिकल इंजीनियरिंग बनवाया और उसको इसके इतर पढ़ाई करने के लिए वे उन्हें पेरिस यात्रा उन्होंने 1850 ईस्वी में की और वहाँ पर प्रोफेसर टी.जे. पेलॉस की सोहबत में उन्होंने रिसर्च की और भी बारीकियां सीखी और यहीं पर उन्हें एक इतालवी युवा वैज्ञानिक जिनका नाम सोब्रेवो था, अस्केनियो सोब्रेवो, उससे मुलाकात हुई। अस्केनियो सोब्रेवो ने 3 वर्ष पूर्व नाइट्रोग्लिसरीन का खोज किया था। नाइट्रोग्लिसरीन बहुत ही विस्फोटक पदार्थ था
उससे पूर्व इतना विस्फोटक या शक्तिशाली पदार्थ की खोज नहीं की गई थी। और ये नाइट्रोग्लिसरीन सोब्रेवो का ही इजाद किया हुआ था, उन्हीं के द्वारा उनका आविष्कार था, किंतु इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स थी, कहीं भी कभी भी फट जाता था। अल्फ्रेड नोबेल को उसमें दिलचस्पी हुई क्योंकि उनके पिता पहाड़ों को तोड़ने का कार्य करते थे और वे ऐसे रिसर्च में लगे हुए थे कि पहाड़ों को कैसे तोड़े जाएं, पत्थरों को कैसे तोड़े जाएं, तो उनकी इसमें दिलचस्पी हुई। अल्फ्रेड नोबेल उस सैंपल को, नाइट्रोग्लिसरीन के थोड़े से सैंपल को लेकर के वह पुनः रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग चले गए और वहां अपने पिता के साथ रिसर्च में कार्य। आगे चल के देखा गया कि जब क्रिमियन युद्ध छिड़ा था तो क्रिमियन युद्ध के दौरान उनके पिताजी के द्वारा काफ़ी संपत्ति अर्जित, उन्होंने बहुत पैसे बनाए और उसके बाद जब क्रिमियन युद्ध समाप्ति पर था, जब क्रिमियन युद्ध जब समाप्त हो गया या समाप्ति के कगार पर था, तो वहाँ भी एक रोजगार की दिक्कत होने लगी क्योंकि उनके फैक्ट्री में जो वस्तुएं बन रही थी अब उसकी बिक्री नहीं हो पा रही थी, रूसी सरकार उसे खरीद नहीं ले रही थी। तब वो वापस अपनी पत्नी और अल्फ्रेड को लेकर के स्वीडन चले आए। स्वीडन अपने शहर स्टॉकहोम में चले आए और रूस में अपने 2 पुत्रों को उन्होंने छोड़ दिया, तुम लोग यहाँ का व्यापार तुम लोग देखो। स्टॉकहोम शहर में आने पर उन्होंने क्या किया कि मकान खरीदा और उस मकान के प्रीमिसेस में उन्होंने एक कार्यशाला स्थापित किया। उस कार्यशाला में स्वयं इमैनुअल और तथा उनके पुत्र अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा दिन रात कठिन परिश्रम से रिसर्च किए जाने लगे और इस नाइट्रोग्लिसरीन को बस में करने के लिए प्रयोग किए जाने लगे। तब तक नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग शुरू हो गया था, विस्फोट में हल्का फुल्का इधर उधर यूज किया जाता था, किंतु उसे एक टेप नहीं दिया जा सका था, किंतु उसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। इस पर यह प्रयोग हो रहे थे। इसी दौरान एक दिन की बात है, वो दिन था 3 सितंबर 1864। 3 सितंबर 1864 अल्फ्रेड नोबेल के जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उस दिन अचानक से उनके फैक्ट्री में, कार्यशाला में एक विस्फोट हुआ और विस्फोट के साथ साथ पूरे रिसर्च लैब में आग लग गई। उनके छोटे भाई एमिल की उसमें मृत्यु हो गई और उसके साथ साथ 5 अन्य लोग भी मारे गए। तब स्वीडन की सरकार ने इसे संज्ञान में लिया और अल्फ्रेड तथा उनके पिता का लाइसेंस को रद्द कर दिया। रिसर्च लैब की जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया गया और ये खबर जब बाहर फैली, तो एक फ्रेंच दैनिक ने अपना शीर्षक छापा, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। जब उन्होंने इस खबर को देखा कि मैं मर गया हूं, मेरी खबर है। लोगों को यह खबर फैल गई थी कि अल्फ्रेड नोबेल मारे गए। तब तक अल्फ्रेड नोबेल अच्छी खासी ख्याति अर्जित कर चुके थे और लोग जानते थे, लोग रिकॉग्नाइज करते थे कि ये व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो इस खबर के छपने से उन्हें बहुत ही आघात लगा, वो टूट से गए, उनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। तब उन्होंने आगे चल करके अपना एक निजी प्रयोगशाला, निजी कंपनी खोली जो कि शहर से दूर था और शहर से दूर जाकर के उसके ऊपर अपना रिसर्च करने लगे। रिसर्च करने के दौरान अधिक परिश्रम 2-3 वर्षों तक उन्होंने किया और आगे चल करके 1867 में किसेल गुहार मिश्रण से किसेल गुहार के मिश्रण से नाइट्रोग्लिसरीन को बस में करने और मनचाहा शेप देने में कामयाब हो गए। किसेल गुहार के मिश्रण से उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन का तरल पेस्ट बनाया और तरल पेस्ट बना करके उसे सुरक्षित रखने में सक्षम हो गए और उसे मनचाहा विस्फोट कराने में भी सक्षम हो गए। इससे उनको बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई और आगे चल के उन्होंने इसे डायनामाइट के नाम से पेटेंट करवाया और आगे चल करके उन्होंने 20 देशों में 90 कारखाने खोले। कभी वो इस कंट्री रहते, कभी वो उस कंट्री रहते, वो हर कंट्री अपना घुमा करते। एक समय उन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा व्यक्ति के नाम से भी जाना गया।
किंतु उनके भाई के मौत से जो खबर अखबार में छपी थी कि उनके मानस पटल पर बैठ गई थी, वो सहृदय थे, भावुक प्रकृति के व्यक्ति थे, कविताएं भी अंग्रेजी में लिखा करते थे। वे सोचे कि लोग मुझे इतने बुरे नाम से जानते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने, अच्छे व्यक्ति के रूप में मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें। तब ये विचार उनके मन में चल भी रहा था, तो उन्होंने सोचा और अपने मित्रों से, अपने शुभचिंतकों से राय लिया। तो ये बात बनी कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोग मरने के बाद भी मुझे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जान पाए। उन्होंने जो भी संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति का 94% हिस्सा उन्होंने डोनेट कर दी और एक ट्रस्ट बनाया। और ट्रस्ट बनाने के बाद उन्होंने घोषणा किया प्रति वर्ष 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। विज्ञान के 3 विषय, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, और 2 एक साहित्य, इसके अलावा शांति। ये 5 क्षेत्रों में जो व्यक्ति सबसे उत्कृष्ट योगदान करेंगे, नोबेल पुरस्कार उन्हें वितरित किया जाएगा। ऐसा उन्होंने अपने वसीयत में लिखा और वसीयत में लिखकर वे 10 दिसंबर 1896 को उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु हो गई उस 10 दिसंबर उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर प्रति वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। और 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार देने की परंपरा का शुरुआत हुआ। इस तरह से मित्रों, हम देखते हैं जिस व्यक्ति को लोग मौत के सौदागर के नाम से जानते थे, कालांतर में उसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकोपकारी वैज्ञानिक के रूप में लोग जानते हैं और हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। हम उनके इस दृष्टि को सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि उनके इस विचार से हमारी दुनिया में अच्छे से अच्छे प्रयोग होंगे, अच्छे से अच्छे रिसर्च होंगे और वैज्ञानिकों का एक हौसला अफजाई होता रहेगा।